फ्रेंड्स, आज हमारी सीटेट यूपीटेट 2025-26 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी आज क्लास रहेगी। हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 27, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है कुक, सेकंड ऑप्शन आता है फ्रॉबेल और थर्ड ऑप्शन आता है मॉन्टेसरी और डी ऑप्शन आता है हमारा फोर ऑप्शन डाल्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा फ्रॉबेल। कि जो फ्रॉबेल हैं उन्होंने क्या है, किंडरगार्टन जो विधि है इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। कौन से सन में किया था, 1837 में किया था। आपके जो फ्रॉबेल थे ये कहाँ के थे, ये जर्मन के थे। कहाँ के थे, जर्मन के थे। और इन्होंने क्या है, वो जो फ्रॉबेल है उन्होंने खेल और गतिविधि जो संस्थान है इसके रूप में इन्होंने क्या करी थी, एक प्रयोगात्मक विद्यालय इन्होंने खोला था। ठीक है, किसने, आपके जो फ्रॉबेल हैं, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, किंडरगार्टन इनका नाम रखा था। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो आता है बच्चों का बगीचा। एक नंबर में आपका क्वेश्चन जो है बच्चों का बगीचा, एक नंबर में क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ सकता है कि बच्चों का जो बगीचा है ये किसने कहा है, तो ये फ्रॉबेल ने कहा है। ठीक है, कौन सी विधि में क्या कहा था, किंडरगार्टन विधि। मीन्स किंडरगार्टन विधि का मतलब ये है बच्चों का बगीचा, शाब्दिक जो इसका अर्थ आता है। और ये जो फ्रॉबेल हैं इनका मानना ये था कि बच्चे को अगर हम कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है, क्या कहते हैं फ्रॉबेल, कि बच्चे को अगर हम कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो हम उसको क्या है, खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं। खेल और वो सेल्फ क्या है, क्रिया करें, उसके माध्यम से क्या है उनको सिखाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भाषण दे रहे हैं बच्चे को, या फिर हम क्या कर रहे हैं, किताब। ऐसा नहीं है कि किताब के माध्यम से और भाषण के माध्यम से ही बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, जबकि खेल एक ऐसा माध्यम है, खेल एक ऐसा कौशल है जिससे क्या है छोटे बच्चे को ज्ञान जो है कराया जा सकता है और बहुत सारी क्रियाएं उनको सिखाई जा सकती हैं। ये इनका फ्रॉबेल का मानना था ऐसा। और फ्रॉबेल का कहना था कि एक ऐसा इन्वायरमेंट का निर्माण करना है, एक ऐसे वातावरण का, ठीक है, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहाँ बच्चे को क्या है स्वतंत्र रूप से विकसित होने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, इनका कहना है कि जैसे एक बगीचे के अंदर एक पौधा जो है वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से क्या है विकसित होता है, तो बच्चे के लिए भी क्या है इसी तरीके का जो वातावरण है उसका निर्माण करना चाहिए। और फ्रॉबेल ने एक चीज़ और कही थी, एक बात और कही थी कि जो बच्चा है, बच्चे को क्या करना है, प्रकृति जो होती है प्रकृति से क्या है उसको जोड़ें, ताकि उन्हें प्रेम, सहानुभूति और स्वतंत्रता जो है इसका माहौल में सीखने का अवसर भी प्रदान करें और उसी चीज़ पर क्या है बल दिया जाए। ऐसा किसका मानना है, ऐसा फ्रॉबेल का मानना था। और इस विधि में जो ये किंडरगार्टन जो विधि है जो आपकी फ्रॉबेल ने दी है, इनका मानना था कि जो बच्चा है, कोई बच्चा है, ठीक है, वो किसके समान है, वो है पौधे के समान, पौधा के समान एक, ओके। और जो टीचर है आपका, जो एक शिक्षक होता है, वो क्या है, वो एक बागवान के समान है। मीन्स बगीचे के बागवान के समान है। इसलिए इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको बताया गया है बगीचे का, क्या बताया गया है उसको, बच्चे का बगीचा। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है। फर्स्ट ऑप्शन आता है विलियमसन, सेकंड ऑप्शन आता है थान, थर्ड ऑप्शन आता है रोजर्स, या फोर्थ ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका थान। कि जो थान है उन्होंने क्या, वो कौन है, वो संकल्पनात्मक जो परामर्श हैं इनके जनक माने जाते हैं। और एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विभिन्न सिद्धांत और तकनीकी जो होती हैं उसका क्या है एकीकरण करता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्टिक काउंसलिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है ये एक ऐसा परामर्श पद्धति होती है, जो संकलनात्मक परामर्श है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें क्या होता है, जो परामर्श जो दाता होता है वो किसी भी समस्या से निपटने के लिए या फिर विभिन्न अलग अलग तरह के क्या है परामर्श विधियां जो होती हैं उनको एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। इसमें क्या होता है, किसी एक सिद्धांत तक सीमित नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिद्धांत पे डिपेंड है,
और एक सिद्धांत तक ही क्या है सीमित है। ऐसा नहीं होता, इसमें क्या है समय के अनुसार जैसे तुम्हारा समय बदलता रहता है तो आवश्यकता के अनुसार जो भी आवश्यकता होती है, जो बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, उसके प्रभावी तत्वों को क्या है अपनाया जाता है, ताकि जो व्यक्ति होता है वो विभिन्न आवश्यकताओं को क्या है पूरा किया जा सकता है इसमें। ओके, शॉर्ट में या संक्षिप्त में हम एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं, कह सकते हैं कि ये एक ऐसी पद्धति होती है, इसका जो एम उद्देश्य जो इसका लक्ष्य होता है वो ये होता है कि इसमें जो कोई भी व्यक्ति है, मान लो उसके सामने कोई भी समस्या आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो उसको क्या करेंगे, या उसका समाधान जो है उसको बहुत प्रभावी ढंग से क्या है करना है। मीन्स उसका सॉल्यूशन जो है बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एम कोई भी सॉल्यूशन कर दिया किसी भी क्वेश्चन का। तो इसका मतलब ही यही है, इसका उद्देश्य ये है आपका, ठीक है, कि व्यक्ति की समस्या का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान करना होता है, किसमें संकलनात्मक परामर्श का जो उद्देश्य होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब कोई बालक पढ़ने में अरुचि प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को निम्न में क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आता है उसके गृह कार्य में कटौती करें। सेकंड ऑप्शन प्राचार्य उसकी शिकायत करें। थर्ड ऑप्शन आता है वास्तविक कारण की खोज करें। और डी ऑप्शन आता है नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर होगा इसका कि जो वास्तविक कारण है उसकी क्या है खोज करें। ठीक है, वास्तविक कारण की खोज करनी है। और इसी के साथ साथ क्या है, एक टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव आना चाहिए, इस तरीके से उनको पढ़ाना चाहिए कि उनकी जो अरुचि है वो अरुचि को प्रदर्शित ना करें। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि प्रश्न पूछना। बच्चों से क्या है प्रश्न पूछना, बच्चों से क्लास में क्या है प्रश्न पूछो। ऐसा नहीं है टीचर पढ़ाए जा रहा है, बच्चे बैठ के सुने जा रहे हैं, तो बच्चे क्या हैं, बच्चों का इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों जैसे हम पढ़ा रहे हैं हमको बच्चों से क्या है बीच बीच में प्रश्न भी पूछने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो सोचने लग जाता है और नए विचार को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, नए विचारों को सोचता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो नए विचारों को जोड़ने के लिए प्रेरित करें, मीन्स बच्चों को। तो इस तरीके से क्या है बच्चे की जो अरुचि है उसको ख़त्म किया जा सकता है। और शिक्षक जो टीचर होता है उसको क्या करना चाहिए, व्यवहारिक जो जीवन होते हैं, जो हमारा व्यवहारिक जीवन है उसका क्या है उदाहरण दें और उसका उपयोग करना चाहिए उनको। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बच्चे को तुम क्लास में बिठा के पढ़ा रहे हो, खेल विधि के माध्यम से भी क्या है बच्चे को पढ़ाना चाहिए। मीन्स खेल की गतिविधि भी करानी चाहिए और खेल के माध्यम से ही बालक को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और बच्चे को पढ़ाते वक्त अलग अलग तरीके क्या है शिक्षण सामग्री, जो टीचिंग जो मटेरियल होता है उसको यूज़ करना चाहिए। लाइक जैसे हमारा होता है फ्लैश कार्ड होते हैं, हमारी वीडियो होता है, हमारा म्यूज़िक संगीत होता है। ठीक है, इनका यूज़ करना चाहिए। और छात्रों को क्या है जिम्मेदारी देनी चाहिए कि एक जो सुरक्षित और सहायक सीखने का क्या है माहौल भी बनाना चाहिए, कि इन्वायरमेंट ऐसा हो कि बच्चा क्या है उसमें अच्छे से सीख सके और अरुचि ना दिखाए, वो क्या है इंटरेस्ट दिखाए उस चीज़ में। ओके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसमें प्रशंसा करना। मीन्स छात्र अगर कोई स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके मतलब क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, उसको कोई होमवर्क दे रहे हैं, उसको कंप्लीट कर रहा है, एक्टिव है मतलब वो क्लास के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी जो सफलता है उसकी क्या है प्रशंसा करनी चाहिए और उन्हें आज़ादी से सोचने का क्या है मौका दें। जिससे क्या होता है कि उनका आत्मविश्वास जो होता है वो बढ़ता है। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट। क्योंकि जो आपके और ऑप्शन हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि गृह कार्य में कटौती करें, तो ऐसे थोड़ी ना है कि भाई तब बच्चों को काम दिया जा रहा है तो ये थोड़ी ना है कि उनको होमवर्क कम दिया जाए, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, इस चीज़ से इंटरेस्ट थोड़ी ना बढ़ता है। इसी तरीके इसका बी ऑप्शन आ गया कि उसकी शिकायत करें प्रधानाचार्य से शिकायत कर देंगे तो कौन सा वो इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, तो वो इंटरेस्ट थोड़ी ना बढ़ाएंगे, तो ये भी करेक्ट नहीं है। नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें, चलो हमने नई चीज़ कोई ला भी दी, लेकिन ये इन सब सारी चीज़ों का फ़ायदा तब होता है कि जब हमें उसका रीज़न पता हो, वास्तविक कारण की खोज करें। मीन्स हमें बच्चे का रीज़न पता हो कि भाई वो इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो इसलिए इसका जो बेस्ट और करेक्ट आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
निम्न में से क्या व्यवसाय परक शिक्षा का लक्ष्य है? फर्स्ट ऑप्शन आता है शिक्षा के व्यवसाय मिले। सेकंड ऑप्शन आता है शिक्षा और व्यवसाय दोनों ही मिले। सी ऑप्शन आता है किसी व्यवसाय में शिक्षा दी जाए। डी ऑप्शन आता है कि शिक्षा के साथ व्यवसाय की जानकारी हो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे से है, सॉरी। कि शिक्षा से क्या है आपका, शिक्षा से क्या है, व्यवसाय मिले। ठीक है, कि इनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यही है कि शिक्षा से क्या है, व्यवसाय मिले। इसका मतलब ये है कि शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों को क्या है, जो व्यावसायिक जो कौशल होते हैं या फिर जो रोज़गार होता है उसको प्रदान किया जाए, जिससे वो क्या है, सीधे कार्यबल में क्या है, शामिल हो सकते हैं। ओके। और ये जो शिक्षा है आपकी, ये सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान पर डिपेंड नहीं है बल्कि करके सीखने सिद्धांत पर आधारित है। मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, जो आपका करके सीखना है उस पर आधारित है। ठीक है, व्यवहारिक जो कौशल है उस पर जोर देती है, ताकि क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो आपके छात्र होते हैं, कौन होते हैं, छात्र होते हैं, वो अपने चुने हुए क्षेत्र में क्या होते हैं, तुरंत काम कर सकते हैं और आर्थिक रूप से क्या है, स्वतंत्र भी हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज होगा कि शिक्षा से क्या है, व्यवसाय मिले। शिक्षा करोगे तभी तो व्यवसाय मिलेगा आपको, तो शिक्षा से व्यवसाय मिले, यही क्या है, इसका लक्ष्य है। ओके। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप इसका मीनिंग भी देख लो एक बार, कि जो आपका व्यवसाय परक शिक्षा है, ये एक ऐसी प्रणाली होती है जो क्या करती है, शिक्षा और व्यवसाय इन दोनों को क्या करती है, इन दोनों को प्लस मीन्स जोड़ती है। ठीक है, कौन, व्यवसाय और जो शिक्षा होती है। जहाँ छात्र क्या करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं, ठीक है, वहाँ क्या होता है, वहाँ व्यवसाय को भी वो सीखते हैं। तो उस व्यवसाय के लिए क्या होता है, जो आवश्यक जो कौशल होते हैं, हमारे जो ज्ञान होता है उसको क्या करते हैं, हासिल करते हैं। इससे क्या है कि सफलतापूर्वक एक करियर जो है बना सकते हैं और समाज का जो आर्थिक विकास है उसमें भी उनका योगदान होता है, योगदान दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। फर्स्ट, उसके माता पिता को सूचित करें। सेकंड, छात्र को दंडित करें। सी, उसे नज़रअंदाज करें। या डी, अवांछित व्यवहार के कारण पता लगाना तथा उपचार करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन रहेगा, कि डी ऑप्शन रहेगा कि अवांछित जो व्यवहार हैं उनके क्या है, कारण का पता लगाओ और फिर उसका क्या करो, उपचार करो। ठीक है, और जो आपके अवांछनीय क्या है, आपका जो अवांछनीय व्यवहार होते हैं, आपके अवांछनीय जो व्यवहार होते हैं, इसका जो संशोधन है, इसका जो संशोधन होता है, अवांछनीय व्यवहार का संशोधन जो है वो कक्षा के प्रबंधन जो होते हैं उनका क्या होता है, हिस्सा होता है या फिर हिस्सा माना जाता है। मतलब कि आपका कि जो टीचर हैं आपके, ठीक है, क्लास में क्या है, जो टीचर होते हैं वो छात्रों के जो अवांछित या अवांछित व्यवहार होते हैं उसका क्या है, कारण का पता लगाएं और उसमें सुधार करें, और सुधार करने के लिए क्या है, उपाय क्या है, सोचें। ठीक है, और इसमें ये होता है कि अगर कोई टीचर होता है क्लास के अंदर तो उसको हमेशा ऐसा नहीं है कि क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो सिर्फ जो इंटेलिजेंट और अच्छे बच्चे हों सिर्फ उन्हीं को देखे। ऐसा नहीं है कि उनको क्या करना है कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है, हर एक जो बच्चा है उसके व्यवहार को वो देखें, उनके दृष्टिकोण के साथ क्या है, नज़र रखना उनको चाहिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो आपका मेन पॉइंट है ये है अवांछित व्यवहार, कि जो बच्चा होता है उसका जो अवांछित व्यवहार होता है वो होता क्या है आपका। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं क्लास के अंदर जो कक्षा को क्या है, अनुशासनहीन कर देते हैं, मतलब कि परेशानी पैदा कर देते हैं। लाइक जैसे कक्षा के अंदर शोर मचाना, दूसरों को क्या है, धमकाना। मीन्स आपस में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को धमकाते हैं। या फिर कक्षा में क्या है, अनुपस्थित रहना, क्लास में जो होती है आपकी जो कक्षा होती है उसको अटेंड ना करना। तो ये सब किसके अंदर आता है, अवांछित व्यवहार के अंतर्गत आता है आपका।
ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है उसे माता पिता को सूचित करें। तो भाई क्लास के अंदर अगर वो बिहेव ऐसा कर रहा है, शोर मचा रहा है, तो तुम उसके पेरेंट्स को जाके थोड़ा ना करोगे, आपको खुद ही तो देखना पड़ेगा, जो टीचर होगा क्लास के अंदर। ऐसे सेकंड, दंड दे के कौन सा वो सुधर जाएगा। सी, नज़रअंदाज करके। तो नज़रअंदाज थोड़ा ना करेंगे बच्चे को जितना नज़रअंदाज करेंगे वो उतनी शैतानी करेगा, उतनी बदतमीज़ी करेगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो यही है कि उसके कारण का पता लगाओ और फिर उस कारण के बाद उसका उपचार भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सीटेट यूपीटेट दोनों एग्ज़ाम के लिए, कि ब्रेल लिपि टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। फर्स्ट, श्रवण बाधित, सेकंड, दृष्टि बाधित विद्यार्थी, थर्ड, अस्थि बाधित विद्यार्थी, या डी ऑप्शन आता है शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका दृष्टि बाधित विद्यार्थी। ठीक है। यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन सारे ध्यान से ना पढ़ के लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक, मतलब ऑप्शन को राइट कर देते हैं कि शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो फिजिकल रूप से जो विकलांग विद्यार्थी हैं, जैसे दृष्टि बाधित, श्रवण, अस्थि बाधित, तो ये सब क्या है, विकलांग ही तो हैं एक तरह से। तो वो क्या करते हैं, वो करेक्ट आंसर इसको लगा देते हैं। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ये यहाँ आ रहा है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि जो है वो, हम पहली बात तो ये कि ब्रेल लिपि होती क्या है, किस लिए यूज़ होती है। तो आपको क्या है, अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल पता है, आपने ब्रेल लिपि के बारे में अगर पढ़ रखा है, तो आप करेक्ट आंसर 1 मिनट में लगा दोगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्रेल लिपि जो है वो किसने दी है, किसने लिखी है। तो वो है लुईस ब्रेल। कौन है, लुईस ब्रेल जो है, उन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ठीक है। तो किसने इसका आविष्कार किया था, लुईस जो ब्रेल हैं, इन्होंने आविष्कार किया था, जो कहाँ के रहने वाले हैं, जो फ्रांसीसी हैं आपके। ठीक है। और ब्रेल लिपि में क्या होता है, आपके उभरे हुए क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, जिनको क्या है स्पर्श करके पढ़ा जाता है। एक तरह से कह सकते हैं ये उभरे हुए बिंदु की क्या है, एक स्पर्शनीय क्या है, प्रणाली होती है। और इसका यूज़ कौन करते हैं, इसका यूज़ करते हैं आपके दृष्टि बाधित जो विद्यार्थी होते हैं। ठीक है। जो पढ़ नहीं पाते, जो लिख नहीं पाते, वो इस लिपि का क्या है, यूज़ करते हैं। और ये जो है, ये भाषा नहीं है, कोई भी भाषा नहीं है, जबकि क्या है, ये एक कोड है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेल लिपि भाषा है, तो आप आंसर में लगाओगे कि नो, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक कोड है। ऑप्शन क्या है आपके, सारे चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऑप्शन आपके यही 4 ऑप्शन आए। ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि इसमें क्या है, बिंदुओं से बनी हुई होती है। मैंने अभी बताया कि क्या है, इसमें उभरे हुए बिंदु होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है और उसकी संख्या कितनी होती है आपकी, 6। इसमें कितने बिंदु होते हैं आपके, 6 बिंदुएँ होते हैं। ठीक है। और इसमें कॉलम कितने होते हैं, अगर कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। और बिंदु कितने होते हैं, इसमें 6 होते हैं प्रत्येक कॉलम में। मीन्स 2 कॉलम है, एक कॉलम ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा, तो इसमें 3 बिंदु होंगे और दूसरे कॉलम में 3 बिंदु होंगे। तो कुल मिला के कितने हो गए हमारे, 6 बिंदु हो गए। ओके। तो क्लियर हो गया आपको ब्रेल लिपि के बारे में कि इसको लुईस ब्रेल ने दिया था आपका 19वीं शताब्दी में, और ये दृष्टि बाधित जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयुक्त है। शैक्षिक प्रावधान के रूप में जो प्रयुक्त किया जाता है वो किसके लिए, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, टीचर जो है मतलब शिक्षक है, अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ाए। सेकंड ऑप्शन, ऐसे बालक की अलग कक्षा चलाई जाए। सी ऑप्शन, उन्हें कम गृह कार्य दिया जाए। या डी ऑप्शन, पुरस्कार प्रदान कर उनका प्रोत्साहवर्धन किया जाए। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, इसमें है कि निम्न में से क्या उपाय नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, कि ऐसे बालकों की अलग कक्षा चलाई जाए। ये क्या है इसका, ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें है कि उपाय करने चाहिए। तो उपाय में क्या आता है आपका, कि शिक्षक अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ाए, कि जो
कम गति से या धीमी गति से कोई अगर बालक सीख रहा है तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है, उससे क्या होगा कि बच्चे की जो अवधारणा है उसको समझने का और जो तथ्य हैं उनको याद रखने के लिए क्या है, अधिक समय की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो टीचर को उनको समझाने के लिए, नई जानकारी सीखने के लिए क्या है, हम उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं। सी ऑप्शन आता है, उन्हें कम गृह कार्य दिया जाए। मीन्स जो होमवर्क है उनको थोड़ा इजी और कम मात्रा में दिया जाना चाहिए, ताकि क्या होगा कि जो स्टूडेंट है वो कक्षा के बाहर भी कुछ समय के लिए विषय पर क्या है, ध्यान केंद्रित कर सके। ऐसा नहीं है कि गृह कार्य को उन छात्रों की विशिष्ट सीखने की जो आवश्यकता है उसके अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत कठिन दे दिया तो भाई जो बच्चा है उसको थोड़ा बहुत तो आता ही है और उसमें भी और धीमा हो जाएगा वो। तो इसलिए क्या है, जो होमवर्क है वो थोड़ा इजी और थोड़ा कम मात्रा में दे दो। फिर उसके बाद आता है डी ऑप्शन, पुरस्कार देना। तो जो धीमी गति से मतलब जो बच्चे सीखते हैं उनको क्या है, पुरस्कार दे सकते हैं और उनका इससे क्या होगा, उनका उत्साह बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो उससे क्या होता है कि उससे जो बच्चा है वो उस पढ़ाई में और ध्यान लगाना शुरू कर देता है। और यहाँ जो आपका ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अलग कक्षा चलाई जाए, तो ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों के लिए अगर मान लो 50 बच्चे हैं जिसमें से 10 बहुत ज़्यादा सीखते हैं, 10 कम सीखते हैं और बहुत ही मीडियम सीखते हैं, तो उन सब के लिए ही क्या है, अलग अलग कक्षा चलाई जाए। तो कक्षा अलग अलग चलाना जो है इसका उचित सॉल्यूशन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज़ इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होगा। जबकि अगर क्वेश्चन ये आता कि एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। नहीं करना चाहिए तो वो ये नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम में किसने कहा, गिलफोर्ड, स्कीनर, बंडूरा या लेविन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गिलफोर्ड। ओ सॉरी, इसका ऑप्शन में भी हाँ गलत हो गया। इसका ऑप्शन है आपका गेट्स। कौन है, गेट्स। कि गेट्स ने कहा है आपका कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, अधिगम है। जबकि अगर गिलफोर्ड की बात करते हैं, अगर हम गिलफोर्ड की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि व्यवहार के कारण, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, बिहेवियर के कारण जो बिहेवियर में ही परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये कौन कहते हैं, गिलफोर्ड। लेकिन यहाँ क्या है, क्वेश्चन में पूछा है अनुभव के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका गेट्स। और स्कीनर का मानना है अधिगम के लिए, स्कीनर का कहना है कि उन्होंने कहा अधिगम को कि जो प्रगतिशील, क्या है आपका, प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। उन्होंने अधिगम को क्या बताया है, प्रगतिशील व्यवहार क्या है, अनुकूलन की एक क्या है, एक प्रक्रिया या फिर प्रोसेस है। इन्होंने कहा, किसने कहा, स्कीनर ने कहा ऐसा, किसके लिए, अधिगम के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो करेक्ट आंसर इसका पता लग गया ना, क्या है आपका क्वेश्चन का, गेट्स है इसका आंसर। और अगर व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है तो आपका गिलफोर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका CWSN का क्या अर्थ है। फर्स्ट, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। सेकंड, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे। थर्ड, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे। या डी ऑप्शन आता है, मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। और इसकी फुल फॉर्म है आपकी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। C से चिल्ड्रन, W से विद, S से हो गया स्पेशल और N से हो गया आपका नीड, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आपके वो बच्चे होते हैं जिनको फिजिकल, मेंटली रूप से क्या है वो असक्षम होते हैं, जिनको क्या है, जिनका मार्गदर्शन करने के लिए क्या है, किसी की हेल्प की आवश्यकता होती है। एक तरह से जो विभिन्न प्रकार के विकलांगता वाले जो छात्र होते हैं उनका समूह होता है, ये इसके अंदर शामिल होता है आपका। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो संबंध स्कीनर द्वारा चूहे और थॉर्नडाइक का बिल्ली से है वही संबंध कॉलबर्ग का था। फर्स्ट, बंदर से। सेकंड, कुत्ते से। सी, मुर्गी से। या फिर डी, वन मानुष से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज होगा,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वनमानुस। ठीक है, वनमानुस का प्रयोग किया और जिसका नाम था आपका सुल्तान। ठीक है, सुल्तान नाम का एक कौन था? चिंपैंजी था आपका, जिस पर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूझ का सिद्धांत, जिसको इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है। यहाँ आपकी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।